सो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2021 का रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। रहमान प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम। हमें कुछ इनकम दे रखी है मिस्टर रहमान के लिए। लास्ट लाइन में देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। कैलकुलेट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 assuming that he is an ordinary resident, non-ordinary resident और non-resident, तीनों में से अगर वो कोई भी है तो उसकी इनकम बताइए। ठीक, ओके, तो बता देते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कितने नंबर का क्वेश्चन आया एग्जाम में? 8 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। ध्यान दीजिए, असेसमेंट ईयर का ध्यान मत रखिएगा क्योंकि इसके अंदर में क्या होते हैं, पुराने क्वेश्चंस होते हैं, तो आप असेसमेंट ईयर को इग्नोर कीजिए। ठीक है आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है आप उसके हिसाब से समझिएगा। अभी अपने पास 22-23 एप्लीकेबल है प्रीवियस ईयर, और 23-24 असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है, पर उससे इस पे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करें इसको। ओके, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक टेबल। ठीक है, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं और नॉन रेजिडेंट हैं तो क्या होगा। ठीक है, ये फॉर्मेट आप एग्जाम में भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन यूके। ऐसा सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी है ना। हाँ, तो बताइए जी किसके लिए टैक्सेबल है। आप भी गेस करते रहिए तो पता चल जाएगा कि आपका नॉलेज कितना अपडेटेड है। देखिए 3 बेसिस होते हैं, इनकम कमाई कहाँ, इनकम मिली कहाँ, और बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अगर इनकम इंडिया में कमाई तो सबके लिए टैक्सेबल है, अगर इनकम इंडिया में मिली तो भी सबके लिए टैक्सेबल है, और अगर कमाई भी बाहर और मिली भी बाहर तो देखेंगे कि क्या वो बिजनेस इनकम है। अगर बिजनेस इनकम है तो बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी दोनों के लिए टैक्सेबल होगा, और अगर वो बिजनेस इनकम है ही नहीं तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। क्लियर। तो चलिए अब पहला पॉइंट कह रहा है सर सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया में रिसीव हो गया तो ये सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? ठीक है, यस। तो चलिए लिख देते हैं। आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है एग्जाम में। ठीक है, मैं तो अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज लिखना है टेबल में। राइट, तो आप बोलेंगे सर 2,30,000 इनके लिए भी टैक्सेबल है, इनके लिए भी टैक्सेबल है, और इनके लिए भी टैक्सेबल है। ओके, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कैनेडा, टोटल अमाउंट इज ₹66,000, out of which 1/3 received in India and balance were credited to his bank account outside India। तो ऐसा क्वेश्चन हो और अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो इसके क्या करिए, आप 2 हिस्से कर लीजिए। वर्किंग नोट में 2 हिस्से कर लीजिए, फाइनल आंसर में 1 लिख लेना। ठीक है, कैसे 2 हिस्से करने हैं, तो पहले तो आप बात करिए इंटरेस्ट की। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो इसमें देखिए 66,000 का जो 1/3 है वो तो रिसीव्ड इन इंडिया है, तो उसमें तो सोचना ही नहीं है, वो तो सबके लिए ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये तो 22,000 सबके लिए टैक्सेबल कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2/3 अमाउंट की। सर 2/3 अमाउंट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन कैनेडा, मतलब कमाया कहाँ, कैनेडा में कमाया। ठीक है, ये तो श्योर हो गया। मिला भी बाहर, क्योंकि बाहर के अकाउंट में जमा हुआ है, तो कमाया भी बाहर और मिला भी बाहर। राइट, और ये एक बिजनेस जैसी कोई चीज है नहीं जिसको कंट्रोल किया जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए होगा। तो ये 44,000 ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल कर दीजिए। दैट्स इट। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। आगे चलिए सर, पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम सिंगापुर।
देखो बिजनेस कहाँ है, मुंबई में, तो कमाया कहाँ, इंडिया में, समझ गए। अगर मुंबई में बिजनेस है मतलब मुंबई में कमाया, तो मुंबई तो इंडिया में है, तो इसका मतलब इनकम ही इंडिया में कमाई है। और अगर इंडिया में कमाई तो फिर आगे तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बिजनेस इन मुंबई कितना है, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में ऑनलाइन वाले भी बोल दीजिए कोई डाउट है तो। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 फ्रॉम ए बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, इनकम टैक्स पेड इन ऑस्ट्रेलिया इन दैट ईयर इटसेल्फ, रेमिटेड टू इंडिया। बताइए जी क्या करें इसका, 4th पॉइंट बोलिए जी क्या करें। तो यहां पे आपको थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत है। क्वेश्चन है 22-23 असेसमेंट ईयर का, ठीक है, जबकि ये इनकम दे रखी है 1920 प्रीवियस ईयर, मतलब ये उस प्रीवियस ईयर की नहीं है जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट है। और पास्ट ईयर के प्रॉफिट जब हम इंडिया में लाते हैं तो वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होते हैं, समझ गए। जरूरी नहीं है वो पास्ट ईयर वर्ड का इस्तेमाल करें, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर से पहले का है तो फिर वो पास्ट ईयर की है। ओके, बोलिए ऑनलाइन वाले बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, इनके लॉजिक है ना वो वर्किंग नोट में जरूर डाल दीजिएगा। टेबल में तो आपको सिर्फ फिगर डालनी है, लॉजिक जो है वो वर्किंग नोट में लिख देना। सिंस द प्रॉफिट इज अर्न पास्ट in the past of previous years so it will not be taxable for any person, इस तरीके से लॉजिक डाल दीजिए। ऊपर वाले में लिख देना कि 1/3 जो अराइज हुआ वो इंडिया में हुआ, रिसीव्ड इंडिया में हुआ तो सबके लिए टैक्सेबल है, और 2/3 जो है वो बाहर रिसीव हुआ और बाहर ही कमाया इसलिए सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए। तो इस तरीके से उसकी लैंग्वेज जरूर बना देना, ठीक है। टेबल सिर्फ टेबल बना के आओगे तो मिलेंगे आपको 5 मार्क्स अप्रोक्स मान के चलिए, और रीजन भी लिख के आओगे तो फिर पूरे 8 मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूके। प्रॉपर्टी के केस में हमें पता है जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वहां पे इनकम जनरेट होती है, कमाई जाती है। तो प्रॉपर्टी इन इंडिया लिखा है, इसका मतलब ये इनकम इंडिया में अर्न हुई है, और इनकम इंडिया में अर्न हुई है तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा सबके लिए। यस, तो सबके लिए लगा दीजिए। प्रॉपर्टी इन इंडिया कितना कितना है, 80 हजार। ओके, ठीक है। इनको रेस्पेक्टिव हेड में भी डालना होगा आपको, ध्यान दीजिए। जैसे पहला पॉइंट सैलरी चैप्टर में जाएगा, दूसरा पॉइंट अदर सोर्स में जाएगा, तीसरा बीएनपी में जाएगा, और 5वां पॉइंट एचपी में जाएगा। तो ये रेस्पेक्टिव हेड में भी डालना होता है, पर यहाँ तो हमें सिर्फ टैक्सेबिलिटी पूछी है तो हम टैक्सेबिलिटी बता रहे हैं। ओके, आगे आ जाइए। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलेशिया बट रिसीव्ड इन दिल्ली। तो सर कमाया तो मलेशिया में, और जबकि रिसीव कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। तो हमें तो रिसीव से मतलब हो गया अब यहाँ पे, और रिसीव्ड इंडिया में हो गया तो सबके लिए टैक्सेबल भी हो गया। तो लिखिए जी 6 पॉइंट, प्रॉपर्टी इन मलेशिया। आपको पूरा लिखना है, मैं फिर रिपीट कर दूं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि टाइम सेव हो जाए। 3,60,000 रुपए सबके लिए टैक्सेबल कर दें। ओके, डन। पॉइंट नंबर 7, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके। प्रॉपर्टी कहां है, यूके में है, और रिसीव्ड कहां हुआ, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रॉपर्टी यूके में होने का मतलब कमाया यूके में, रिसीव ऑस्ट्रेलिया में, तो कमाया भी बाहर मिला भी बाहर। क्या ये कोई बिजनेस है, नहीं, ये कोई बिजनेस नहीं है, तो ये अदर इनकम है। तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। तो 7 पॉइंट जो है, ठीक है, प्रॉपर्टी इन यूके वाला, इसमें ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 7,60,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए। तो
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन नाइजीरिया बट कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। बिजनेस नाइजीरिया में है, मतलब कमाया कहाँ? नाइजीरिया में, राइट। मिला कहाँ? अगर कुछ नहीं लिखा तो जहां सोर्स है वहीं मिला है, तो मिला भी कहाँ? नाइजीरिया में। और कंट्रोल कहाँ से है? यूएसए से। तो ये हमारे थर्ड बी पॉइंट में आएगा और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो हर इनकम टैक्सेबल है। तो बिजनेस इन नाइजीरिया कितना है? 96,000। दैट्स इट। इनके रीजन्स आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अभी मुझे टोटल बता दीजिए एक बार कितना कितना आ रहा है। हाँ, बोलिए। 20,92,000। 2092,000, राइट। ओके, 11,92,000, ठीक है। 92,000, ठीक है। और थर्ड का सेम है? अच्छा हाँ सेम। बताइए जी, कोई डाउट? ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मिनट लगते हैं? 8 मार्क्स के क्वेश्चन में मोस्टली 8 मिनट ही लगे हैं आपको, ठीक है। चलिए।